द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैड मोर प्रिविलेजेस देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 देखो, ये भी एक रीज़न है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलता था, किससे? एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन, और जिसके कारण एज ए रिजल्ट द पीपल फेल डिसअपॉइंटेड, मतलब ऑर्डिनरी जो पीपल है वो डिसअपॉइंटेड फील करता था। ये भी एक कारण है। पॉइंट नंबर 8, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिखाइल गोर्बाचोव हु इंट्रोड्यूस रिफॉर्म सचेस लाइक ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका। तुम लोगों को पता है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने 2 रिफॉर्म जो दैट इनिशिएट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जो कि ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका है। ठीक है, ग्लासनोस्ट का मीनिंग क्या था? ओपननेस, और पेरिस्ट्रोइका का मीनिंग क्या था? रिस्ट्रक्चरिंग, टू इम्प्रूव द सिचुएशन। बट द रिफॉर्म बैकफायर्ड, बट रिफॉर्म जो है वो क्या हो गया? वो बैकफायर्ड, मतलब वो ख़त्म हो गया, मतलब रिफॉर्म वो नाकाम रहा, फेल्ड हो गया मतलब। और द रिफॉर्म्स जो है, द रिफॉर्म्स लूजन द कंट्रोल ऑफ द सोवियत सिस्टम, और रिफॉर्म जो है वो सोवियत सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और द रिफॉर्म्स इवन एनकाउरेज द सोवियत रिपब्लिक टू होप फॉर more power for their parliament and more independent from Moscow. The reforms were the final and most immediate cause for the disintegration of the Soviet Union. And by the way, let me tell you, और ये जो रिफॉर्म जो था, ये रिफॉर्म फेल्ड होना ही यही सबसे इंपॉर्टेंट इमीडिएट कॉज था कि जिसके कारण सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गया। पॉइंट नंबर 9, nationalist pressure also lead to the breakup of the USSR. तो नेशनलिस्ट प्रेशर का मतलब क्या है कि सोवियत यूनियन का अंदर में जो रिफॉर्मर जो सोवियत रिपब्लिक था, वो जितना भी 15 स्टेट था, उनमें एक नेशनलिस्ट प्रेशर आ गया कि उनको अब क्या है कि अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट है। उसका अंदर जो इंडिपेंडेंट का वो भूत जो चढ़ा हुआ था, मतलब कि उनको इंडिपेंडेंट होना है। तो कहीं ना कहीं वो भी लो फील कर रहा था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम किसी का अंडर में इस तरीके से नहीं रहेंगे, इस तरीके से डोमिनेटेड फील नहीं करेंगे। एंड दिस इज द रीज़न that 3 Baltic states, Latvia, Lithuania and Estonia, had been taken over by the Russian against their will in 1940, and now they took advantage of the that pitiable situation and declared independence। और जिसके कारण उनको ऐसे सिचुएशन में आ गए कि उनको अपना जो नेशन जो है वो उनको डिक्लेयर करना पड़ा। तो अब तुम लोगों को पता ही, ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ये पॉइंट को डिस्कस किया था, जो लास्ट टॉपिक था उसमें। तो ये भी एक रीज़न है, नेशनलिस्ट प्रेशर भी एक रीज़न है जिसके कारण सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हुआ। एंड द लास्ट पॉइंट यू कैन सी, तो लास्ट पॉइंट को हम ज़्यादा लेंथी नहीं देखेंगे, शॉर्ट में, क्योंकि तुम लोग को एग्जाम में थोड़ा शॉर्ट में ही लिखना है, इतना ज़्यादा भी लेंथ, क्योंकि इतना सारा पॉइंट है तो एग्जाम में अगर 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग 6-7 पॉइंट लिखने से भी हो जाएगा। एक पॉइंट ज़्यादा लिखना, ताकि दूसरा एक पॉइंट में मिस्टेक होगा तो ये कवर हो जाएगा, मतलब। ओके, पॉइंट नंबर 10, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डेज मेनी थॉट दैट नेशनलिस्ट प्रेशर वुड बी स्ट्रॉन्ग इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ड्यू टू देयर एथनिक एंड रिलीजन डिफरेंसेस, ओके, रिलीजियस डिफरेंसेस with the rest of the USSR and their economic backwardness. But strategically, strangely enough, national dissatisfaction was strongest in the European and the prosperous part. In Russia and the Baltic state, as well as Ukraine and Georgia, the people in these areas felt that is alienated from the central Asians, and they felt that they were paying a heavy economic price to keep the more backward areas within the USSR. तो उनको ये लग रहा था कि ये जितना भी देश के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया कि वो लोग बहुत ज़्यादा अपना पैसा मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब, और जिसके कारण this was also the cause of disintegration of the Soviet Union, क्योंकि उनको अभी ये फीलिंग हुआ कि हम लोग इतना ज़्यादा पैसा क्यों पे करेंगे, हम क्यों इतना ज़्यादा बेयर करेंगे, राइट। और धीरे धीरे इसीलिए उन लोगों ने भी अपना जो है ना कि जो नेशन है अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का जो उनका जो थॉट है उनका दिमाग में आया, और एज ए रिजल्ट सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेशन हो गया। सो यस, यहाँ पर तुम लोग को जो पॉइंट अच्छा लगता है तुम लोग वो लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग जो पॉइंट नंबर 8 है 8 तक ही लिखो, और ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 तक ही पॉइंट ईजी तरीके से दिया हुआ है और जो कि तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा। अभी हम देखेंगे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद उसका कंसिक्वेंसेस के बारे में देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ, उसका आउटकम क्या था, मतलब, या फिर रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, या फिर पूरा वर्ल्ड में कैसा एक सिनेरियो था ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, यानी कि उसका कंसिक्वेंसेस। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन had the following important consequences. Number 1, it mean that end of Cold War and bipolar international system.
तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हुआ, ओके। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत, इट मीन्स दैट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि सोवियत यूनियन भी खत्म और कोल्ड वॉर भी खत्म। अभी कोल्ड वॉर किसके बीच में होगा, क्योंकि कोल्ड वॉर वॉज बिटवीन द टू सुपर पावर, दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर, बट नाउ यूएसएसआर इज नो मोर, राइट। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड एंड एज ए रिजल्ट क्या हो गया कि कोल्ड वॉर एंड हो गया एंड बाइपोलर इंटरनेशनल सिस्टम भी एंड हो गया। मतलब क्योंकि पहले बाइपोलर था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइपोलर? बाइपोलरिटी का मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस ऑफ टू सुपर पावर इन द वर्ल्ड, राइट, इन द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड में दो सुपर पावर जब एग्जिस्ट करता है उसी चीज को बाइपोलर बोला जाता है। बट अभी तो एक पावर तो खत्म है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, और जिसके कारण पूरा वो जो ये बाइपोलर सिस्टम जो खत्म हो गया। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर मीन दैट द एंड ऑफ द आर्म्ड रेसेस। तो कोल्ड वॉर खत्म हुआ, इसका मतलब क्या है? आर्म्ड रेसेस, जो आर्म्स को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट था यानी कि जो कंपटीशन था वो भी खत्म हो गया, रेसेस, है ना। एंड इट ऑल्सो मीन द एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट। और इसका ये भी मीनिंग है कि जो ये आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट था, कोल्ड वॉर में आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट हुआ था ना बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। जो यूएसए है वो कैपिटलिज्म में कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी में बिलीव करता था, यूएसएसआर सोशलिज्म आइडियोलॉजी पे बिलीव करता था। बट जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उनका अलोंग विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन देयर आइडियोलॉजी वाज आल्सो वैनिश्ड, राइट। एंड या सो दिस इज द फर्स्ट कंसिक्वेंसेस। सेकेंड कंसिक्वेंसेस हम लोग देख सकते हैं क्या हुआ, क्या चेंजेस हुआ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर चेंज द पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या हो गया, पूरा पावर रिलेशन ही चेंज हो गया, है ना। पावर रिलेशन का मतलब क्या होता है, पूरा वर्ल्ड में ये जो दो सुपर पावर था और ये जिस तरीके से अपने आप की तरफ मतलब जिस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता था पूरा वर्ल्ड में, तो वो जो रिलेशन है मतलब एक दूसरे के साथ, वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज्ड हो गया। जैसे पहले दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, दोनों ही अपना आइडियोलॉजी को इस्टाब्लिश करने की बहुत कोशिश किया या फिर करता था, मतलब, है ना। पर सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो पूरा वर्ल्ड में सिर्फ क्या है, एक ही सुपर पावर रह गया है, दैट इज यूएसए। द बाइपोलर सिस्टम एंडेड, जो बाइपोलर सिस्टम खत्म हो गया, एंड द यूनिपोलर सिस्टम एमर्ज। यूनिपोलर यानी कि सिर्फ एक ही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिपोलर? यूनिपोलर का मीनिंग है व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ओके। पूरा वर्ल्ड में एक ही सिंगल सुपर पावर जब एग्जिस्ट करते हैं उनको हम यूनिपोलर सिस्टम बोलते हैं। एंड द यूएसए रिमेन एज द ओनली सुपर पावर, और यूएसए ही सिर्फ एक सुपर पावर हिसाब से रह गया। नंबर 3, ये भी एक कंसिक्वेंसेस है। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नाउ बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम इकोनॉमी जो था, पहले जो कैपिटल इकोनॉमी था वो नॉर्मल था, इन जनरल था, पर अभी क्या हो गया, डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन गया। क्योंकि जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद अब तो सभी कंट्री क्या है, अभी कैपिटलिज्म को फॉलो करेगा, तो इसीलिए कैपिटलिज्म क्या हो गया, डोमिनेंट बन गया, ठीक है, डोमिनेंट बन गया। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक, जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं IBRD, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड बैंक, जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जो वर्ल्ड बैंक है एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बिकेम पावरफुल इंस्टीट्यूशन। डिसइंटीग्रेशन के बाद, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ कि जो वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये दो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। क्योंकि अभी सभी जितना भी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है, नाउ दे मतलब दे आर नाउ गोइंग टू फॉलो दिस इंस्टीट्यूशंस, और दे वांटेड टू बिकम ए पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे कि सोवियत यूनियन के अंदर में जो स्टेट था, अब वो जब इंडिपेंडेंट हो गया तो उनको भी तो चलने के लिए, हर देश को चलने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा उनको, तो डेफिनेटली उनको लोन भी तो लेना पड़ेगा ना। एंड हु विल प्रोवाइड द लोन, द वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड द लोन। एंड इसीलिए वर्ल्ड बैंक और IMF जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, है ना, पावरफुल बन चुका था। एंड दे बिकेम चीफ एडवाइजर टू ऑल दोज कंट्रीज विच टुक लोन्स फ्रॉम देम, और ये एडवाइजर बन गया क्योंकि पहले भी लोन लिया गया था इन सब ये इंस्टीट्यूशन से। लिबरल डेमोक्रेसी बिकेम द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ, और लिबरल डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट कंसिक्वेंसेस है पॉइंट नंबर 4, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन द राइज ऑफ मेनी न्यू स्टेट्स। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद और एक कंसिक्वेंसेस क्या देखने को मिला, एज ए रिजल्ट क्या हो गया कि न्यू स्टेट्स जो एमर्ज हुआ है, जैसे कि पता ही है तुम लोगों को, द बल्टिक स्टेट के अंदर में क्या था, लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये इंडिपेंडेंट हुआ। ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स बिकेम मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और ईस्ट यूरोप में रहने वाला जितना भी स्टेट था जो पहले सोवियत यूनियन के अंदर में था, मतलब फॉर्मर रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन, नाउ दे बिकेम द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन हम इसका नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, यूनिट नंबर 2 में। तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन चुका है, और एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बना, जो कि नाटो। तो नाटो किसने फॉर्म किया था, यूएसए ने फॉर्म किया था, राइट, एंड इट वाज फॉर्म इन 1949। और वही नाटो में जो पहले 12 मेंबर था, एंड धीरे धीरे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ऑल दिस कंट्रीज, आई मीन मैक्सिमम फॉर्मर रिपब्लिक्स और फॉर्मर कंट्रीज ऑफ द सोवियत यूनियन, दे बिकेम द पार्ट ऑफ नाटो एज अ रिजल्ट। उसके बाद लास्ट 5, द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एस्टैब्लिश टाइज विद वेस्ट। और जितना भी सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सा था, जैसे कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ये जितना भी स्टेट है वो सब क्या हो गया, वेस्ट के साथ टाई करना शुरू कर दिया, टाई अप करना, मतलब वेस्ट के साथ अपना ट्रेड बिजनेस करना शुरू कर दिया। एंड द यूएसए एंड चाइना एंड अदर्स, वेस्ट यूएस के साथ प्लस चाइना एंड अदर जितना भी कंट्री है उनके साथ भी उन लोगों ने टाई अप करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो यस, conclusion part, thus the end of the USSR mean the end of Cold War and the collapse of bipolarity and the rise of new states and new players on the stage of the world politics. तो यस, हियर हमारा ये जो दैट इज टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। अब एक न्यू टॉपिक का एमर्ज होगा जो कि न्यू कंसेप्ट है, वो है शॉक थेरापी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम। ओके, चलो हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम क्या है, शॉक थेरेपी का मीनिंग क्या है। तो शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम। अच्छा, पोस्ट कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट कम्युनिस्ट मतलब जो 1991 से पहले जो कम्युनिस्ट था वो प्री कम्युनिस्ट है, और 1991 के बाद सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो कम्युनिस्ट है उनको पोस्ट कम्युनिस्ट बोला जाता है। उस पोस्ट कम्युनिस्ट में शॉक थेरेपी का मीनिंग क्या होता है। तो शॉक थेरेपी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं भी है उतना, बट ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता शॉक थेरेपी का मीनिंग क्या है। तो मैं आज तुम लोग को बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तुम लोग एक बार में ही समझ लेना इसका मीनिंग क्या है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ शॉक थेरेपी ऑल्सो नोन एज द शॉक ट्रीटमेंट। अब जैसे कि शॉक ट्रीटमेंट मतलब शॉकिंग होना, मतलब आश्चर्य होना, राइट। शॉक ट्रीटमेंट is the use of extreme method to change a system। इसको क्यों यूज किया जाता है, एक्सट्रीम मेथड को चेंज करने के लिए, ये एक मेथड है, ओके। इट इज़ यूज ऑफ एक्सट्रीम मेथड टू चेंज, ये वन काइंड ऑफ मेथड है जो किस एक सिस्टम को चेंज करने के लिए, किस लिए, ताकि उस सिस्टम के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए, मतलब एज सुन एज पॉसिबल। आफ्टर, जैसे कि यहाँ से देख सकते हो, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, जब कम्युनिज्म खत्म हो गया था तो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, यानी कि जो सोवियत यूनियन के अंदर में जो 15 स्टेट था, वो जितना भी रिपब्लिक है उन लोगों ने एंड द ईस्टर्न यूरोप जो है उन्होंने क्या ट्राई किया, टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम सेंट्रली प्लान इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहले सोवियत यूनियन के अंदर में क्या था, कौन सा इकोनॉमी था, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, यानी कि जो सरकार जो है केंद्र का हाथ में ही उनका इकोनॉमी था, राइट। इकोनॉमी भी कौन कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट कंट्रोल करता था, मतलब सेंटर कंट्रोल करता था। अब उनका जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी जो है उनको चेंज कर दिया गया, मतलब दे ट्रांजिशन देयर सेंट्रली प्लान इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अभी वो कैपिटलिज्म को फॉलो करने लगा है, मतलब, एंड to join the world capitalist economy, and this transition program was named as a shock therapy. It was a radical and sudden shift from socialist economy to the capitalist economy. Okay, I hope you understood. या फिर और एक बार मैं सिंपली इसको बता देता हूँ। The meaning of shock therapy is that इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट ए मेथड। ये एक मेथड है, किस चीज़ का ये मेथड है, एक सिस्टम को चेंज करने के लिए, क्योंकि सोवियत यूनियन के अंदर में जो पहले स्टेट था, पहले वो गवर्नमेंट के अंदर में था, है ना। अब तो सोवियत यूनियन क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, अभी सब अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो अपना इकोनॉमिक सिस्टम को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम तो खत्म हो गया था ना वहाँ पर, तो इसीलिए वो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है उन्होंने इसको चेंज करके फ्रॉम कम्युनिस्ट
कम्युनिज्म से क्या कर दिया, कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र कर दिया मतलब। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प किसने किया, मतलब दिस मेथड वाज बैक्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया है इसी शॉक ट्रीटमेंट में, और जिसको शॉक थेरेपी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि ये लाइन में दिया हुआ है, इट वाज अ रेडिकल एंड सडन शिफ्ट फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और भी थोड़ा हम देखते हैं इसके बारे में, और भी तो फिर आइडिया मिल जाएगा। द ट्रांजिशन फ्रॉम सेंट्रली प्लान इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वॉज पेनफुल, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, राइट, एंड दर्दनाक था, एंड डिफिकल्ट भी था, इतना ज़्यादा ईजी नहीं था। अंडर द प्रोग्राम ऑफ शॉक थेरापी द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक वेयर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट हैड बीन क्रिएटेड अर्लियर। तो सोवियत यूनियन के अंदर में जो सोवियत यूनियन का जो रिपब्लिक है, उन लोगों को क्या करना पड़ा, उनका जितना भी यू नो दैट जितने भी स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर पहले बना था, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो बैंक हो, सभी को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। हाँ, डिस्ट्रॉय करके जो कि पहले क्रिएट हुआ था मतलब, एंड जैसे प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉपर्टी बिकेम नाउ डोमिनेंट पैटर्न बन चुका था। पहले क्या था ना कि पहले प्राइवेट नहीं था, सोवियत यूनियन में प्राइवेट नहीं था। अब सोवियत यूनियन के अंदर में उनका जो रिपब्लिक जितना भी है, वो अपना अपना जो है क्या है कि सब कुछ अभी प्राइवेट होने लगा, तो प्राइवेट ओनरशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। प्लस स्टेट एसेट्स वेयर प्राइवेटाइज, जितना भी स्टेट का संपत्ति था, पहले तो स्टेट कंट्रोल करता था ना, अब सभी संपत्ति जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया उसको, मतलब यानी कि व्यक्तिगत कर दिया गया। कलेक्टिव फार्म्स वेयर रिप्लेस्ड बाय द प्राइवेट फार्मिंग। पहले कलेक्टिव फार्मिंग होता था गवर्नमेंट के अंदर में, अभी क्या है कि अभी जो है वो प्राइवेट फार्मिंग होता है। एग्रीकल्चर वाज मॉडल्ड ऑन कैपिटलिस्ट लाइन, एग्रीकल्चर को भी कैपिटलिस्ट लाइन में लेके चला गया। एंड द चेंज इन्वॉल्व द स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। नो थर्ड वे ऑफ ट्रांजिशन वाज पॉसिबल अंडर द शॉक थेरेपी, और कोई तीसरा वे नहीं था शॉक थेरेपी के अंदर में, और कोई भी चीज़ का पॉसिबिलिटीज नहीं था उसमें। ओके, तो द शॉक थेरेपी प्रोग्राम मीन चेंजेस इन द एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। शॉक थेरेपी का प्रोग्राम का मीनिंग क्या था कि कुछ चेंजेस करना है। किस तरीके का चेंजेस? एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। सोवियत इकोनॉमी का जो एक्सटर्नल जो इकोनॉमी जो सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए ही ये शॉक थेरेपी, ये प्रोग्राम को मतलब मेथड को यूज़ किया गया। एंड फ्री ट्रेड वाज ट्रेटेड एज अ बेस्ट वे फॉर द डेवलपमेंट, और उन्होंने फ्री ट्रेड, शॉक थेरेपी के अंदर में क्या हुआ, फ्री ट्रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि वही बेस्ट वे है फॉर द डेवलपमेंट। जैसे कि एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि अभी हर देश अलग अलग देशों के साथ क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या है, इकोनॉमी, ट्रेड में। ओके, एंड फ्री ट्रेड सिस्टम वेयर द मेन टू इंजिन्स ऑफ द इकोनॉमिक चेंज, और इसी इकोनॉमिक चेंज का सबसे इंपॉर्टेंट दो इंजिन क्या था? एक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड सेकेंड इज फ्री ट्रेड सिस्टम। शॉक थेरेपी इंक्लूडेड, शॉक थेरेपी में क्या क्या इंक्लूड किया गया? देखो, सबसे पहले तो डी रेगुलेशन, ओपनिंग डोर्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि पहले नहीं था, ठीक है। फिर करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, करेंसी, हाँ, रशियन का करेंसी का नाम क्या था? रूबेल। हाँ, अब रूबेल भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब उनका करेंसी भी कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अब पहले सोवियत यूनियन के अंदर में जो लोग रूबेल को फॉलो करता था, अब वो अपना करेंसी को क्या है, कन्वर्ट करने लगा, किस में? डॉलर में, ठीक है। अभी डॉलर को फॉलो कर रहा है, इस तरीके से। मतलब शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व ए ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस एमंग द स्टेट्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत ब्लॉक। सोवियत ब्लॉक के अंदर में जितना भी स्टेट था, उसके अंदर जितना भी पहले ट्रेड जैसा होता था, उस ट्रेड सिस्टम को ही पूरी तरीके से ब्रेकअप चेंज कर दिया है शॉक थेरेपी के थ्रू। एंड दिस स्टेट नाउ मूव क्लोजर टू वेस्ट, अभी ये वेस्ट के साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ अभी क्लोज होने लगा है। दे लिंक्ड देमसेल्फ विद द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये जितना भी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है, अंडर दिस शॉक थेरेपी दे देमसेल्फ दैट लिंक करना शुरू कर दिया है, किसके साथ? वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ। एंड द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकेम द लीडर्स एंड द गाइड्स फॉर द स्टेट ऑफ द फॉर्मर सोवियत ब्लॉक। और अभी फॉर्मर सोवियत ब्लॉक का भी गाइड कौन बन चुका है इसी थेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर? जो हमारा यूएसए ही मेन, मतलब जो क्या बन गए, गाइड, मतलब वही अभी पूरा कंट्रोल करने लगा है ये जितना भी स्टेट है उसको।
अच्छा, यहाँ पर तुम लोग टाइमलाइन देख सकते हो, बॉक्स में दिया हुआ है सोवियत यूनियन का जो टाइमलाइन है, कब क्या क्या हुआ, तो तुम लोग इसको एक बार फॉलो कर लेना। 1985 मार्च में क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचोव इलेक्टेड हुआ एज ए जनरल सेक्रेटरी, राइट, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बना। तो इस तरीके से 1991 तक। बाय द वे 1991 में एक चीज़ देखो, गोर्बाचोव ने रिज़ाइन किया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन इन द ईयर ऑफ 1991 25 ऑफ दिसंबर। मैंने उस दिन कल नेक्स्ट लास्ट वाला वीडियो में बोला था क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस डे, मतलब क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 25 ऑफ दिसंबर। तो 25 ऑफ दिसंबर में मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया, मतलब रिजाइन किया है, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट इज शॉक थेरापी एंड हाउ हाउ इट वाज सक्सीडेड टू दैट चेंज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द फॉर्मर सोवियत ब्लॉक। तो क्या वो कुछ चेंजेस ला पाया, और व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, इसका कंसिक्वेंसेस क्या था, तो इसका भी कंसिक्वेंसेस है, वो भी हम देखेंगे। कंसिक्वेंसेस ऑफ द शॉक थेरापी, द शॉक थेरापी डिड नॉट हाउएवर प्रोड्यूस्ड डिजायर्ड रिजल्ट। तो शॉक थेरापी के वजह से कोई इतना शॉक थेरापी के वजह से कोई अच्छा रिजल्ट तो देखने को नहीं मिला है। इट हैड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उल्टा इसके कारण, इसी शॉक थेरापी के कारण उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब। तो हम उसको पॉइंट वाइज में देखेंगे। नंबर 1, शॉक थेरापी का पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इट ब्रॉट रुइन टू द इकोनॉमी ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक यानी कि सोवियत यूनियन के अंदर में जितना भी स्टेट था, वो इंडिपेंडेंट होने के बाद वहाँ पर ही तो उन लोगों ने ही तो शॉक ट्रीटमेंट के सिस्टम को, मेथड को यूज़ किया, राइट। तो वो शॉक थेरापी क्या हुआ कि उसका इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरीके से रुइन, खराब हो गया, मतलब। इन रशिया द स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री, रशिया में जितना भी स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री था, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, वो कोलैप्स्ड हो गया, वो भी टूट गया। अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्री वेयर पुट अप फॉर द सेल, और 90% जितना भी उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो सेल करना पड़ा उनको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एंड कंपनीज को, राइट। इट वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, और इसको ही पूरा विश्व में लार्जेस्ट गैरेज सेल बोला जाता था, मतलब सबसे ज़्यादा सेल उस समय में हुआ था। जितना भी सोवियत यूनियन का इंडस्ट्री था, उनको बेच देना पड़ा प्राइवेट सेक्टर या फिर इंडिविजुअल कंपनीज को। as valuable industries were sold at a throwaway prices, बहुत ही कम दाम में उनको वैल्यूएबल जो इंडस्ट्री था, उनको बहुत ही कम दाम में बेचना पड़ा, मतलब। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ रूबेल। तो रूबेल क्या था, रूबेल इज द करेंसी, अभी भी है, रूबेल इज द करेंसी ऑफ सोवियत यूनियन था, रशिया का ही करेंसी है। द रशियन करेंसी डिक्लाइन, तो रूबेल जो है वो करेंसी डिक्लाइन हो गया, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कम हो गया, मतलब उसका वैल्यू कम हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ रूबेल दैट इज डिक्लाइन, एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज हाई एंड पीपल लॉस्ट देयर ऑल सेविंग्स। पीपल जो है वो अपना सेविंग्स खो बैठा, क्योंकि करेंसी डिक्लाइन हो गया ना, वैल्यू कम हो गया, तो जितना भी पीपल लोगों ने बैंक में जो पैसा रखा था, वो पूरी तरीके से सेविंग वो खो दिया। नंबर 3, द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, जो भी पहले कलेक्टिव फार्म था गवर्नमेंट के अंदर में, वो डिसइंटीग्रेशन हो गया। ना पीपल हैड नो फूड सिक्योरिटी, अभी लोगों के पास क्या है, फूड सिक्योरिटी नहीं है। अब रशिया वाज फोर्स टू इंपोर्ट फूड, रशिया भी फोर्स, मतलब उनको बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ा। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो दैट ऑफ 1989। पहले रशिया में जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था उनका जो परसेंटेज जो है, वो पहले 1989 में बहुत ज़्यादा था, बट उसका मुकाबले में 99 में बहुत ज़्यादा लो हो गया, मतलब। फिर और एक कंसिक्वेंसेस है, नंबर 4, द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज डिस्ट्रॉयड। तो पहले जो वेलफेयर सिस्टम था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया इसी थेरापी के मतलब के वजह से। एंड द गवर्नमेंट विथड्रॉ सब्सिडीज़, पहले गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता था, किसको, सिटीजन को, बट वो सब्सिडी भी अभी ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट नहीं है, राइट। एंड देयरफॉर मेनी पीपल बिकेम पोर, और जिसके कारण लोग पोर, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी में मतलब उनको जाना पड़ा, गरीबी ज़्यादा दिखाई दिया। एंड द मिडिल क्लासेस वेयर हार्ड हिट, और जितना भी
मिडिल क्लास पीपल है उनके ऊपर ज़्यादा चोट वो आया। एकेडमिक्स एंड इंटेलेक्चुअल सफ़र्ड एंड दे माइग्रेटेड, और जिसके कारण ये इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक जितना भी लोग हैं उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और उनको माइग्रेट होना पड़ा एक जगह से दूसरे जगह। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइग्रेट? अ माइग्रेट मीन्स द पीपल हु वॉलंटरीली लीव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, एक जगह से दूसरा जगह में जब वॉलंटरीली वो लीव करता है, जैसे मान लो किस लिए वो लीव होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में क्यों जाता है, मान लो फॉर बेटर जॉब के लिए, बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उनको माइग्रेटेड बोला जाता है। ठीक है, तो वो सोवियत यूनियन का समय में भी हुआ था। पॉइंट नंबर 5, पोस्ट सोवियत स्टेट्स वेर डिवाइडेड बिटवीन द रिच एंड पोर रीजन। ठीक है, और जितना भी फॉर्मर सोवियत जितना भी स्टेट था वो दो रीजन में डिवाइड हो गया, रिच एंड पोर। ठीक है, जिसके पास पहले पैसा था, चलो वो तो ठीक है, रिच एरिया के अंदर में रह गया, ठीक है ना, बट कुछ कुछ लोग पोर भी बन चुका था। तो ये पूरा रीजन जो है, इलाका जो है, वो दो उसमें डिवाइड हो गया, रिच एंड पोर रीजन में। एंड देयर वाज नाउ a great economic inequality between the people। अभी क्या है कि क्या देखने को मिला कि पीपल के अंदर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। हाँ, नंबर 6, एज ए रिजल्ट ऑफ शॉक थेरापी अबाउट हाफ ऑफ द रशिया's 1500 बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकेम बैंकक्रप्ट। वो बैंकक्रप्ट बन चुका है। एज ए रिजल्ट द मनी ऑफ 10,000 that corporate and private shareholders was lost, and it also included the money of customers का भी वहाँ पर पैसा था जो कि पूरी तरीके से लॉस्ट हो गया। जो अपना शेयर होल्डर मतलब जिन्होंने पैसा शेयर किया था बिजनेस के मामले में, वो भी अपने पैसा खो दिया। एंड पॉइंट नंबर 7, नॉट मच अटेंशन वॉज गिवन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। और ज़्यादा सोवियत फॉर्मर जितना भी रिपब्लिक है उसमें उन लोगों ने मतलब उतना ज़्यादा दैट अटेंशन दिया ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक वेयर ड्राफ्टेड इन अ हरी, बहुत ही स्पीड में बनाया गया, क्योंकि अभी सोवियत यूनियन से जब जितना भी 15 स्टेट रिपब्लिक हो गया, अभी वो भी तो अपना देश का संविधान बनाना पड़ेगा ना। अगर संविधान नहीं बनाएगा, सरकार कैसा बनाएगा, सरकार कैसे देश को चलाएगा? तो वो संविधान को ज़रूर बनाया होगा, मतलब उन्होंने बनाया है, ड्राफ्ट किया है बहुत ही स्पीड में, बहुत ही हड़बड़ी में मतलब। और मोस्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग दैट ऑफ रशिया प्रोवाइडेड फॉर ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद एब्सोल्यूट पावर्स। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ दिस प्रेसिडेंट बिकेम ऑथोरिटेरियन। और जिसके कारण, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उन देशों में, तो वहाँ पर क्या है कि ऑथोरिटेरियन पावर को ज़्यादा यूज़ किया गया, मतलब दिया गया। जैसे प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट को अथॉरिटेरियन पावर, जो जिन सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है वो एब्सोल्यूट पावर होता था मतलब। और एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ दिस प्रेसिडेंट्स बिकेम अथॉरिटेरियन, और जिसके कारण बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट पावर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड टू दिस स्टेट्स, राइट, एंड द प्रेसिडेंट बिकेम अथॉरिटेरियन एंड नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी वॉज एस्टैब्लिश इन मोस्ट ऑफ दिस स्टेट्स। और कुछ मैक्सिमम स्टेट में ही क्या है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाए मतलब। तो ऑफकोर्स the Soviet Republic have now started recovering from their economy and political disaster। तो ऊपर में तुम लोग देख सकते हो कि ये सब कंसिक्वेंसेस है शॉक थेरेपी का। तो शॉक थेरेपी का कोई भी अच्छा रिजल्ट तो हुआ ही नहीं। इट डिड नॉट प्रोड्यूस ए गुड रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट। इनफैक्ट वो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ही है, जिसके कारण फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो इनका कंक्लूजन पार्ट एक बार देख लेते हैं। ऑफकोर्स द सोवियत पोस्ट सोवियत रिपब्लिक हैव नाउ स्टार्टेड। अभी में भी उन लोगों ने रिकवरी शुरू कर दिया था उस समय में, आफ्टर 1991 के बाद, फ्रॉम देयर इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डिजास्टर। एंड दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। येट द पोस्ट सोवियत स्टेट आर पासिंग थ्रू डिफिकल्ट पीरियड। ठीक है, फिर भी उनको डिफिकल्ट पीरियड से मतलब समय से गुजरना पड़ा। एंड द सोशल सेक्टर रिमेन इन बैड शेप। जो सामाजिक जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में रहा। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था उस देश में, सारा रिपब्लिक में। एंड द रियल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज, जो उनका रियल इनकम है वो भी पूरी तरीके से कम हो गया। एंड दिस इज ए चैलेंज दैट दिस स्टेट मस्ट ओवरकम, एंड अदर वाज डिवाइस फोर्सेस
डिवाइस फोर्सेस दैट वुड ग्रो, राइट। क्योंकि अभी अभी हाई टाइम है, उनके लिए एक चैलेंजेस है कि किस तरीके से वह आपको ओवरकम करेगा ये सिचुएशन, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, ओके, सिचुएशन में। अब तो आज यहाँ पर ही हम इसको कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को क्या जानने को मिलेगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल गेट टू नो अबाउट द पोस्ट सोवियत स्टेट्स टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो ये जो पोस्ट सोवियत स्टेट है, यानी कि फॉर्मर जो सोवियत रिपब्लिक है, तो ये सारा अलग अलग देश में, जैसे कि मान लो रशिया या फिर ताजिकिस्तान, ये सब अलग अलग जो 15 स्टेट है, उसमें किस तरीके का टेंशन का माहौल या फिर कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक, अब 2 ही टॉपिक रह गया हमारा, मैं बता देता हूँ। अभी टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट सोवियत स्टेट्स टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके का टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पोस्ट सोवियत स्टेट में, ठीक है। और उसके बाद इंडिया रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इंडिया के साथ जितना भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनका रिलेशन क्या है। तो हम लोग इंडिया के साथ पोस्ट कम्युनिस्ट जो कंट्री है उसमें रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे, विच मीन्स योर क्वेश्चन विल बी लाइक डिस्कस द इंडियाज रिलेशन विथ रशिया, या फिर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज होने से भी कोई एक पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ रिलेशन लिख सकते हो तुम लोग, जो कि रशिया के साथ, ठीक है। तो ये 2 ही टॉपिक लास्ट में है जो हम नेक्स्ट वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो हियर। Okay, so if you like my video, please do share with others. Thank you so much.